जब आपने जनता को स्वर्णिम काल देने के सपने दिखाए हों, हर वादे को गारंटी के साथ पूरा कर जनता की मुसीबत हर लेने का भरोसा दिया हो, तो हर दिन और हर महीना आपके लिए परीक्षा का दिन होता है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 1 महीना 30 दिन बहुत कम वक्फा होता है ये किसी को डिलीवरी की कसौटी पर कसने का। हालांकि सियासत के लिए तो एक पल ही काफी होता है जनता के कटघरे में खड़ा करने के लिए। ऐसे में जब कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, सरकार की 1 महीने यानी 30 दिन में क्या दिखा, क्या लगा, इन सवालों को मंच देना जरूरी है। ऐसे में मंच देते हैं इन प्रश्नों को और शुरू करते हैं प्रश्नकाल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अशोक सिंह शेखावत जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अशोक जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं इस चर्चा की। आप मेरी इस बात से तो सहमत होंगे कि भाई आपको हर दिन कसौटी पर कसा जाएगा ही, क्योंकि आपने वादे इतने बड़े बड़े किए हैं, आपने चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी बोली हैं, तो देखा तो जाएगा कि भाई 30 दिन में या 1 महीने में कहाँ तक पहुंचा कारवां। क्या लगता है आपको, कहाँ तक पहुंचा? तो जनता का जनादेश यदि लोकतंत्र में मिलता है तो मुझे लगता है कि सरकार कोई भी हो, उस जनादेश का जो हम संकल्प पत्र के माध्यम से, हमारे मैनिफेस्टो के माध्यम से जो हम वादे करते हैं, उनकी एक प्राथमिकताएं होती है, उनके मुद्दे होते हैं, उनका एक संकलन किया जाता है। उस संकलन करने के बाद में उनको बारी बारी से प्राथमिकताओं से उनको तय किया जाता है कि कौन से काम हमें सबसे पहले हमें करने हैं। साथ ही साथ उसका ये भी देखा जाता है कि 5 साल के कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से इसकी यदि आर्थिक स्थिति देखें, उस स्टेट की कैसे वो करके गए हैं, क्या रेवेन्यू के स्रोत को अच्छा किया है, या किस प्रकार से आपकी कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर रही, भ्रष्टाचार के आलम रहे, उन चीजों को हम आलम के तौर पर भी रही होगी ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ इन्हीं चीजों को देखते हुए, क्यों हम विपक्ष में हम 5 साल रहे, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने ये देखा कि किस प्रकार से राजस्थान को हम कैसा एक सुधारात्मक रूप में लेके आए। एक प्रकार से एक मानस के अंदर ये आए कि सरकार जो चल रही है वो 5 साल वाली सरकार, इस साल वाली सरकार, उनका यदि हम 30 दिन के अंदर हम देखें, 15-20 दिन के अंदर देखें, तो आप देख लीजिए किस प्रकार से हम कानून व्यवस्थाओं के लिए, पेपर लीक के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी के गठन करने के बाद में एक हमने एफआईआर भी दर्ज करी है डमी कैंडिडेट के लिए, जो कार्रवाई चल रही है। दूसरी सीएचओ पेपर लीक हुआ नहीं, एक पेपर लीक की खबर आई, वो अर्धवार्षिक परीक्षा का था, उस चीज के बारे में बताऊं, सेकेंडरी स्कूल का था, चोरी के लगभग। और उसके बाद में आप देखिए कानून की हम बात करें तो एंटी जो गैंग जो राजस्थान में पनप रही थी, उसका आपका कई प्रकार के कई लोगों को हमने 3 दिन का इसका अभियान भी चलाया, और अभियान के साथ साथ में आप कितने लोगों को पकड़ा गया, उनको अंदर भी भेजा गया। और ऐसे ऐसे लोगों को जो हार्ड कोर थे, जो बाहर घूम रहे थे, स्ट्रीट थे वो घूम रहे थे, भूमाफिया थे, कालाबाजारी करने वाले थे, शराब कारोबारी थे, जो किस प्रकार जो काम करते थे, उनको एक तरह से उनको आइडेंटिफाई किया गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले सीएम सिलेक्शन, फिर सीएम की ओथ टेकिंग सेरेमनी और उसके बाद मंत्रिमंडल चुने जाने तक काम प्रभावित हुआ? किसी तरह का लॉस आपको नहीं लगता कि जनता को हुआ ही होगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो कानून व्यवस्था की बात करूं या कोई योजनाओं का बात करें, तो योजनाओं का आप चक्र आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने कानून व्यवस्था के, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। यदि हमने उनको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके उनकी एक तरह से थाने के अंदर परेड कराई गई और उनको बताया गया कि ये लोग हैं कि एंटी जो लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, लोगों को किस प्रकार से आपको भयभीत करते हैं, ये अपराध करने वाले लोग हैं, यदि उनका एक ढांचा यदि बता दिया जाए और जनता के समक्ष भी आता है, और वो बात नहीं इकबाल भी बनता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने 30 दिन में से हो सकता है कि 20 से 22 दिन बहुत तेजी दिखाई हो, लेकिन 30 दिन तक मंत्रिमंडल को विभाग नहीं मिल पाना, क्या आपको नहीं लगता कि काम की गति को हैम्पर करता है? हमें तो ये देखकर लग रहा है कि आप हमें इससे भी ज्यादा दे सकते थे, पर हम उससे महरूम रह गए। देखो कि भारतीय जनता पार्टी किसी 3 स्टेट में बनती है, तो उसका आप देखिए कि जो हम कार्रवाई करते हैं किस प्रकार से तुरंत करते हैं। जैसे 450 रुपये का सिलेंडर की हमने बात की, तो हमने जनता के राहत दिया कि इन किस प्रकार से उज्ज्वला वाले जो योजना थे, गरीब जो लोग थे उन लोगों को 450 में सिलेंडर मिले, और दोनों का सामंजस्य हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, राज्य सरकार का भी हो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी 520 रुपये दे रही है सब्सिडी के रूप में दे रही है, और स्टेट गवर्नमेंट 150 रुपये के रूप में दे रही है, तो हमने उसको तुरंत रूप से लागू करने का काम किया है। और जो मैंने आपको प्राथमिकता से काम बताए, उन प्राथमिकताओं के कामों के अलावा, कानून व्यवस्था के अलावा, जो इस प्रकार से केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती थी,
इन योजनाओं का पंजीयन का काम भी चालू हो चुका है, जो विकसित भारत के मान से पूरे वो प्रदेश में केंद्र लागू के की खाते जाएगी। में गया। मैं नहीं, अभी कह स्टेट रहा हूँ पर ही उसका बात एक कर रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ उसका एक समन्वय होता है, समन्वय भारतीय राजस्थान की सरकार भी कर रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए तो आपने कमेटी पहले ही बना दी थी। संगठन ठीक भी है, कर रहा है। मैं ये एक अच्छा काम है जिस प्रकार ठीक से है। पंजीयन हो सकता मैं है योजनाओं मेरे के साथ अब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राधेश्याम भारती जी और कमल टांक जी भी जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। राधेश्याम जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी का कहना है कि हमने इतना दिया, तो मेरा ये कहना है कि जो सीएम चुनने में वक्त लगा और मंत्रिमंडल को विभाग बंटने में वक्त लगा, अगर वो भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाता तो हो सकता है इतने की जगह इतना सारा मिलता। हम तो उससे महरूम रह गए। निश्चित रूप से देखिए, 30 दिन में जो काम हुआ है, जैसे इन्होंने जो बदमाश हैं, जो गैंग बने हुए हैं, उनके लिए एमएन दिनेश को जो है उसका नियुक्त करके उनको प्रभारी बना करके एक अलग से उसका बनाया, ये समिति बनाई, और उसमें 10,000 करीब जो है आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को अंदर भी किया गया। स्वप्निल जी, इसी तरह देखिए कि जैसे इन्होंने कहा भाई सिलेंडर का जैसे मामला था, 450 रुपए में सिलेंडर है। पेपर लीक के मामले में जैसे कानून का इन्होंने बता रहे हैं कि इस तरह का हमने किया। ऐसे ही गोगामेडी केस में अपराधियों के उन पे बुलडोजर चलाया। ये सारी बातें हैं, लेकिन देखिए कि नहीं, लेकिन उस बुलडोजर वाली कार्रवाई में क्वेश्चन मार्क भी लगा, हालांकि अगले दिन जाकर लगा, लेकिन लगा। क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा है स्वप्निल जी कि जितना ये यदि सब विभाग बांट दिए जाते तो निश्चित रूप से जिनको मंत्री बनाया गया वो अपनी एबिलिटी दिखाते, उसमें वो अपनी पूरी क्षमता से काम करते, लेकिन वो सब अभी नहीं हो रहा है। क्योंकि बिना मंत्रियों के देखिए अकेले मुख्यमंत्री या 2 मुख्यमंत्री कैसे काम संभाल लेंगे, बताइए आप। तो बिना विभागीय मंत्री के और पूरी मशीनरी एक तरह से नेतृत्वहीन है, किसके आदेश पर काम करे। अब इसी तरह से आप देखिए कि जो है श्री करणपुर में जो कैंडिडेट बीजेपी के हैं उनको पहले ही जो है राज्य मंत्री बना करके और बिना बात विवादों में फंस गए। डोटासरा उसके लिए चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं, यद्यपि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है कि वो किसी को भी 6 महीने के लिए शपथ दिला सकते हैं मंत्री की, तो वो बाद में भी कर सकते थे ये काम। देखिए, ये चुनाव होने के बाद में वो काम कर सकते थे, उनके अधिकारों को कौन सीमित कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आदर्श आचार संहिता का प्रश्न उठ रहा है कि भाई उन्होंने ये कर करके वोटों को लुभाने की वहां कोशिश की गई है। इस पर एक मैं रिएक्शन ले लेता हूं राधेश्याम जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन हाँ, देखिए गोगामेडी हत्याकांड पर अशोक सिंह शेखावत जी, किसी ने ये नहीं कहा कि अगर आप लोग शपथ ले लेते तो कानून व्यवस्था के नजरिए से वो आपके खाते में जाता। लेकिन श्रीकरणपुर में अब तो आम लोग भी ये सोच रहे हैं कि राज्य मंत्री का दर्जा दिया, ये कहीं पहले तो नहीं हो गया, कहीं आप इसको थोड़ा सा रोक भी सकते थे। हो सकता है वो नियमों में हो, आप जो सियासत है वो नियमों को बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छे से उसका निचोड़ निकालती है। लेकिन ऐसा तो लग रहा है ना कि मोरल ग्राउंड पर ये डिसीजन थोड़ा सा रुक सकता था। देखो, 6 महीने के अंदर किसी का, क्योंकि आपके संवैधानिक प्रावधान भी है भारतीय संविधान में दिए हुए कि आप 6 माह के अंदर कभी भी आप चुनाव करा सकते हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव की डिक्लेयर हो गई है, अब हमने कर दिया है और मना दिया, मंत्री बनाया है और जनता को वहां के सौगात मिलेगी। स्वाभाविक, पहले भी वो मंत्री भी रहे हुए हैं, तो डेमोक्रेसी के अंदर वैधानिक रूप में एकदम सही है। अब ये कह रहे हैं साहब नैतिकता रूप में क्या आ जाती है, कांग्रेस किसकी नैतिकता की बात करती है। अब डोटासरा जी कहते हैं, पहले कहते हैं सर राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए था विधानसभा के अंदर, फिर उन्होंने 2018 के अंदर क्या अभिभाषण करवाया था, पहले शपथ करवाई थी। तो ऐसे कई चीजें हैं। फिर डोटासरा ने खुद ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं और उसके बाद जैसे पेपर लीक के लिए कहा कि सब पेपर तो लीक हुआ ही नहीं है, हमारे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप फालतू में बकवास कर रहे हो और आप लोग मीडिया वाले कर रहे हो, उन पर आंसर लगाया, विपक्ष पर लगाया। देखिए, ये तो सवाल है नहीं ना, उन पर विश्वास यदि डोटासरा ने कहा है कि क्या टीटी साहब को मंत्री बनाने के लिए रुका जा सकता था नतीजों तक, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के घटनाक्रम के बाद एक
लॉलीपॉप टाइप का मिल जाता है कि हाँ भाई, लोगों को लगता है कि अब जब ये मंत्री इनको बना ही दिया है तो एक जनता के बीच में मैसेज तो जाता है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यदि राजनीति के अंदर हो या संवैधानिक रूप से, ये संवैधानिक रूप से हम सही हैं, तो मुझे लगता है कि इसके आधार पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। संवैधानिक के आधार पर कोई भी करता है और वो करना भी चाहिए। और क्या गहलोत साहब जब फर्स्ट बार जो बने थे, मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद में तो चुनाव में किए गए थे वो बाद में, ठीक, तो यानी पता था कि ये मुख्यमंत्री यही हैं, तो वोट मिलेंगे उनको। अब ये मंत्री की बात है कि आप कह दिया कि साहब मंत्री ऐसा क्यों कर दिया, तो कांग्रेस का तो आक्षेप लगाना है। नहीं, कहा कि किसी के फेस पर चुनाव में जाना ये एक अलग चीज होती है, क्योंकि किसी के फेस पर जब आप चुनाव में जाते हैं सारी सीटों पर बराबर का घमासान होता है। अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ गहलोत साहब जो फर्स्ट बार बने थे तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में तो गए थे, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। मैं राधेश्याम जी आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप जिस तरीके से चीजें बता रहे थे, आप सरकार के काम को कैटेगरी वाइज बता रहे थे कि भाई अगर विभागों का बंटवारा हो जाता तो अच्छा होता, सबकी कैपेबिलिटी भी देखने को मिल जाती। लेकिन इसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि ये लेट लतीफी दिखा रहा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जनता के बीच में लेट लतीफी का मैसेज गया है। देखिए, विभाग नहीं बांटे जाने का मैं एक उदाहरण बताता हूँ। गोगामेडी केस के लिए तो ये लोग वाई लूट रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप पिलानी की घटना देखिए कि बदमाश आते हैं, 50 लाख की फिरौती मांगते हैं, नहीं देने पर जो है 3 गोली फायर करते हैं, 3 गोलियां चलाते हैं। और पिछले 20-21 दिन में 3 बार ऐसी घटनाएं हो गई हैं। कल भी जो है एक व्यापारी से फिर जो है इन्होंने जो है बदमाशों ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। यानी और जो पिछले गोली चलाने वाले, गोलीबारी करने वाले, वो आज तक पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं, पकड़े नहीं गए। उसके बाद दोबारा ये घटना हो गई है, तिबारा घटना घट गई है। यानी 3 बार जो है पिछले 21 दिन में और जो है फिरौतियां मांगी जा रही हैं। यदि गृह विभाग प्रॉपरली अलॉट कर दिया जाता, ये मंत्रालय बांट दिए जाते, निश्चित रूप से गृह मंत्री नीचे तक जो है मामले की जो है जांच करते, प्रशासन को जो है तेज उसको दुरुस्त करते। लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। इस तरह की घटनाएं अनेक जगह हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। अब एक घटना को लेकर के ये तो अपन नहीं कह सकते कि साहब गोगामेडी कांड में जो है इन्होंने और बदमाशों को पकड़ लिया या उस पर उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया। इससे पूरे राजस्थान की जो है कानून व्यवस्था वो जो है सुधर गई है, ये परसेप्शन थोड़ी बन जाएगा। हाँ, लेकिन एक बड़ा सही और वाजिब सवाल बनता है अशोक सिंह जी, मैं चाहता हूं आप इस बात का जवाब दें। देखिए, जब लोगों को लगा कि जब लोगों को ये बताया गया कि मोदी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, तो लोगों को लगा कि भाई बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, मतलब अब जब प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से इस तरह के शब्द निकले तो लोगों को लगेगा कि बुलेट ट्रेन की गति से काम होगा। आपको लगता है बुलेट ट्रेन की गति से काम हुआ है? ये तो हुआ सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब अशोक गहलोत सीएम थे तो आपका यह कहना था कि चूंकि वो गृह विभाग संभाल रहे हैं तो ऐसे में उनका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। अभी जो हम देख रहे हैं लगभग सारे विभाग अकेले सीएम संभाल रहे हैं, क्योंकि और किसी को तो विभाग मिला ही नहीं, डिप्टी सीएम्स को भी नहीं मिला है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उससे भी फोकस इधर उधर शिफ्ट हो जाता है? इस वजह से जो घटनाएं हो भी रही हैं वो सामने आ रही हैं। देखो कि सबसे पहले तो मैंने कहा कि एंटी जो गैंगस्टर जो एक टास्क फोर्स बनाई है, उन्होंने तुरंत रूप से कार्रवाई करी है। कई ऐसे मुलजिम थे जो कई दिनों से हार्डकोर थे, जो भग रहे थे, इधर उधर भग रहे, उनको पकड़ने का काम किया। और यदि आइडेंटिफाई कर देते और जो 5 साल के अंदर किस प्रकार का इन्होंने शासन दिया, कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त रही, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, और उसको ठीक करने में मुझे लगता है कुछ समय लगता है। सरकार कुछ समय देना चाहिए। रेप केसेस हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, यदि आप प्रतिशत की बात करेंगे, यदि मैं कह रहा हूँ कि अपराध होना एक बात अलग चीज है, लेकिन अपराध के ऊपर एक तो कार्रवाई और अपराध को रोकने के लिए एक दिखना चाहिए कि कानून का इकबाल दिखना चाहिए। क्या ये सरकार आने के बाद में कानून का इकबाल नहीं दिख रहा? किस प्रकार से गोगामेडी वाले केस में हुआ, जो सिक्योरिटी उन्होंने नहीं दी, उनको नहीं दी, फेलियर उनका था, उसके बाद में किस प्रकार से तुरंत कार्रवाई होती है, ये भी एक देखना चाहिए कि अपराध होना और अपराध के बाद में कार्रवाई लोगों को ये लगना चाहिए। किस्म का है। और कह रहा हूं कि चीजें और टाइट हो सकती थी अगर प्राइम फोकस किसी के पास गृह विभाग होता और उसका टारगेट सिर्फ गृह विभाग होता तो चीजें और बेहतर हो सकती थी। क्या नहीं हो सकती थी? मैं कह रहा हूं कि आपको 1 महीने के अंदर मुझे लगता है कि पूरी जनता के बीच में हम जाए
और जनता के बीच में ही उनको खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार राजस्थान के अंदर आई है, क्या अपराध को उस शासन में 5 साल के शासन के अंदर और इस 20-25 दिन के शासन में सबको महसूस हो जाता है कि इसमें कानून का राज चलेगा, इसमें कानून के खिलाफ कोई भी कोई करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और तुरंत रूप से सजा मिलेगी। यदि शराब माफियाओं को आइडेंटिफाई हम करते हैं और किस प्रकार के माफियाओं को हम बताऊं आपको स्थायी वारंटी थे, बताता हूं, देखिए मैं बताऊं एक स्थायी वारंटी होते हैं, बताता हूं राधेश्याम जी की बात में जा रहा हूं, 2 सेकंड मैं एक चीज आपको बताता हूं। राधेश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूं, देखिए होता क्या है राधेश्याम जी, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस 30 दिन में हमें ये तो पता चल गया कि सीएम भजनलाल किस तरह के हैं, वो किस तरह के काम कर सकते हैं और किस तरह से कामों को अमली जामा पहना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक सरकार के तौर पर बीजेपी और क्या क्या कर सकती है, इसका पता चलने के लिए अभी हमें और इंतजार करना होगा। देखिए स्वप्निल जी, जहां तक मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, भजनलाल जी का प्रश्न है, वो उनकी कार्यशैली से साफ तौर पर ये लग रहा है कि वो आम आदमी से जुड़ना चाहते हैं, आम आदमी की क्या समस्या है उसको जो है उसका समाधान करना चाहते हैं, लोकतंत्र में उनका पूरा विश्वास है, ज्यादा से ज्यादा यानी वो ग्रास रूट लेवल से जुड़ना चाहते हैं, इसमें गलत नहीं है कहीं भी। लेकिन आप देखिए कि सरकार के तौर पर क्या हो रहा है, अभी सारे काम रुके पड़े हैं, जो है अब कह दिया गया कि 30 लाख जो है 30 लाख हजार करोड़ रुपए के 30 लाख करोड़ रुपए के जो है, और वो बिल पेंडिंग है। अब वो बिल पेंडिंग है तो अब बताइए 1 महीने से जो है सब काम रुके पड़े हैं। जिन लोगों को पैसा चाहिए, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बिना पैसे के बिना पैसा भेजे बताइए वो काम से कैसे हो रहे हैं। आम उससे जुड़े लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। यदि देखिए अब जैसे अशोक शेखावत साहब ये कह रहे हैं कि भाई गहलोत सरकार में भी ऐसा हुआ है, तो अब कार्रवाई ये कर रहे हैं, तो गहलोत सरकार में एक मामला कोई बताएं कि जिसमें कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई तो की है, लेकिन उसके बाद भी क्राइम होते रहे। अब ऐसे यदि ये उसकी प्ली देंगे कि गहलोत सरकार इसी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं लेना चाहता हूं, जो आपने अपने जवाब के पहले पॉइंट पर कहा। अशोक सिंह जी देखिए क्या हुआ है, मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा भी सब तरफ देख रहे हैं। एक दिन एकाएक वो निरीक्षण करने एसएमएस पहुंचे, एक दिन एकाएक वो निरीक्षण करने रैन बसेरे में पहुंचे, फिर वो वहां से चले गए। अब अगर दोबारा उनको उन्हीं जगहों पर जाना पड़े ये देखने के लिए कि चीजें सही हैं या नहीं, इसकी जगह अगर किसी के पास विभाग हो तो मुख्यमंत्री के आने के बाद कम से कम विभाग संभाल रहे व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि अब मुझे इस पर नजर रखना है। कब तक वो अकेले नजर रखते रहेंगे? आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? मैं ये कह रहा हूं कि उनके जाने के बाद एसएमएस में क्या स्थितियां सुधर गई ये कौन बताएगा? देखो कि यदि सरकार का मुखिया यदि बाहर निकलता जनता के बीच के अंदर, तो ये पक्का मैसेज जाता है कि जनता का मुखिया कैसा है, तो उनका मंत्रिमंडल आने वाला है, जिनको विभाग अलॉटमेंट हो जाएंगे, वो किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। अब एसएमएस का आपका उदाहरण है, उसके सामने अचानक से जाते हैं, एसएमएस में जाते हैं, बिना बताए जाते हैं, कोई सोच नहीं सकता था कि जाके किस प्रकार से निरीक्षण करेंगे। वो जगह बकायदा वो रजिस्टर लेते हैं। हाँ। मतलब इस प्रकार की पूरी प्लानिंग करके जाते हैं, तो वो तो जनता मैसेज आता है। अब रैन बसेरा की उसके बाद क्या, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो उधर से चले गए, अब अगर कोई किसी के पास चिकित्सा विभाग होता तो वो न केवल उस अस्पताल को बाकी अस्पतालों को भी वो देख रहा होता, उसको भी वहां पर भी पेच कस रहा होता, ओवर ऑयलिंग कर रहा होता। देखो कि एक मैं बता दूं आपको, यदि मुख्यमंत्री जी को आप देखोगे जैसे ही वो बनते हैं तो उन्होंने कहा कि 100 दिन का एक रोड मैप बनाओ, हर डिपार्टमेंट को कहा, और उनको बना करके लेके आओ। और अधिकांश से डिपार्टमेंट क्या है वो 100 दिन का रोड मैप, अलग अलग विभागों का, अगर आप मुझे बता पाए। देखो मैं बताऊं, जैसे स्वास्थ्य पीडब्ल्यूडी का बताइए। आपने कहा कि पीडब्ल्यूडी का बताइए। पीडब्ल्यूडी के विभाग के अंदर का जो भी कार्य हो रहे हो, और चाहे वो नगर निकाय से संबंधित कार्य आते हो, अंडर में आते हो, या ग्रामीण के कार्य के अंडर में आते हो, उन कार्यों को तुरंत गति से काम जो चल रहा है उनको करना चाहिए। जिनका टेंडर नहीं 100 दिन का टास्क जो आपने डिसाइड किया, 100 दिन का बता रहा हूं, स्पोर्ट्स का बता दीजिए। नहीं मैं एक दिन का बता रहा हूं आपको, एक कर रहा हूं, जो मोटी मोटी जो चीज है उस चीज के बता रहा हूं। तो उस प्रकार से हमने काम का स्टार्ट किया। अब जैसे पानी से समस्या ही आ रही है, पानी की समस्या क्या है, पानी की समस्या क्यों आ रही है, नहीं इतने दिन से क्यों हो रही है? शिक्षा विभाग को जो 100 दिन का जो दिया गया है वो हम सबके बीच में, हमें पता है कि क्या क्या बोला गया है। मैं कह रहा हूं बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए 100 दिन का क्या कार्य योजना तैयार हुई है वो नहीं है ना पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैं बताऊं आपको, जिस प्रकार से आपके नगर निकाय की बात कर लीजिए अपन, नगर निकाय में उन्होंने कहा कि सब वो पुराने वाले काम देख के चले गए, क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार से धारीवाल जी इसके मंत्री थे,
और किस प्रकार से लोग उसको चलाते थे। तो उन योजनाओं का यदि हमने कहा कि 100 दिन का मार्मअप लेके मुख्य मुख्य कार्य कौन से हो सकते हैं, एक तो ये बताऊं। और दूसरा क्या है कि जैसे राज्यपाल का अभिभाषण होगा 19 तारीख से, तो उस अभिभाषण के अंदर जो हमने संकल्प पत्र बनाए उनकी एक रूपरेखा बनानी है, और एक आगामी 1 वर्ष की हमारी क्या रूपरेखा हो सकती है, उसके अंदर राज्यपाल से अभिभाषण के अंदर वो बातें सारी चीजें आ जाएं। तो ये चीजों करके मैं कह रहा हूं हर डिपार्टमेंट का यदि हम सोचें और किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों में बनाना चाहते हैं, जो 5 सालों के अंदर किस प्रकार से पीछे रहा, चाहे किसी न किसी योजनाओं के इस माध्यम 30 दिन में जो कुछ भी भजनलाल सरकार ने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। कुछ चीजों को तो मैं खुद भी ऐतिहासिक कहूंगा, जैसे ईआरसीपी पर सालों का डेडलॉक टूटना। इसके अलावा 450 का सिलेंडर, तमाम आर्थिक दुश्वारियों के बावजूद प्रदेश में जल्द से जल्द ये कदम उठा लेना, ये अपने आप में क्रेडिटेबल होता है। और अगर आप देखेंगे एसटीएफ और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, उसने भी काम करना चालू कर दिया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने तो एक बहुत बड़ी सफलता भी हासिल कर ली है, लेकिन अब एक और रिपोर्ट कार्ड आज बनना चाहिए, जिस पर मैं बात करूंगा राधेश्याम जी से। राधेश्याम जी, जब सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि उस पर निगाह रखने वाली सबसे बड़ी बॉडी जो होती है वो होती है विपक्ष की। मुझे इस 30 दिन के विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड भी बनाना है, वो तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर विजन और मिशन दिख रहा है तो अपोजिशन भी तो दिखना चाहिए ना। देखिए स्वप्निल जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं फेल है। उसके 2 शीर्ष नेता देखिए आप, गहलोत साहब भी प्रदेश से बाहर, और जो है सचिन पायलट भी प्रदेश से बाहर। अब यहाँ प्रदेश जो है, प्रदेश में जो कांग्रेस है किसके हवाले है? केवल एक डोटासरा जी ने क्या किया है? एक मामले में केवल जो है जो श्री करणपुर का जो मामला है चुनाव का, तो चुनाव आयुक्त को उन्होंने एक शिकायत जरूर दर्ज कराई है। इसके अलावा इनविटेशन जो था सीएम डिप्टी सीएम वाला, उस पर भी आपत्ति उन्होंने उठाई थी। आपत्ति उन्होंने उठाई है, और उसको चुनौती एक पीआईएल के माध्यम से चुनौती भी दी गई है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि भाई वो किसी थर्ड पर्सन ने दी है कि भाई ये जो इनको उप मुख्यमंत्री बनाया है ये गलत तरीके से बनाया है, उसको चुनौती दी गई है। उसकी शायद आज सुनवाई थी उसकी कोर्ट में। लेकिन आप देखिए कि विपक्ष का जो रोल होना चाहिए था, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जिन बातों को अभी हमने अशोक सिंह जी से सवाल पूछकर हाईलाइट किया, या जो कमियां खामियां आपको लगी, वो तो विपक्ष को सड़कों पर आकर लोगों को बतानी थी। देखिए जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने के भजनलाल सरकार के दौरान जो काम किए, 3-4 बिंदु वो केवल आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये मुख्य मुद्दे थे। अब जनता का ध्यान इधर आकृष्ट करना है, तो तब लोकसभा की वैतरणी पार होगी। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि जो वास्तव में सरकार को काम करना चाहिए, विभागों का बंटवारा करना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, और मुख्यमंत्री के तौर पर जो है निर्णय लेने चाहिए। अभी देखिए इंतजार हो रहा है। नहीं तो मैं इन द एंड अंत में सिर्फ इतना कह सकता हूं, राधेश्याम जी आपकी परमिशन से भी और अशोक भाई आपकी परमिशन से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें तो कोई दौराय नहीं है कि इस 30 दिन में यानी 1 महीने में भजनलाल सरकार पास हुई है, अच्छे नंबरों से पास हुई है, लेकिन और भी अच्छे नंबर हो सकते थे। वो जो खामी है, किसी स्टूडेंट को अगर 80, 85 या 90 आते हैं तो जो 10 नंबर नहीं आ पाए, उसका रीजन वो स्टूडेंट खुद ही समझ जाए तो बेहतर होता है। मुझे लगता है आपको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, क्योंकि इस 30 दिन में किसी भी बड़े पॉइंट को वो मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में नहीं पहुंचा पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।